हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो भी मेरी भारतीय संविधान से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान से जुड़ी हुई वीडियो सीरीज़ में मेरी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई वीडियो चल रही है और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ ये मेरा दूसरा एक प्रयास है जिसके द्वारा मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में अवगत कराने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आज अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पार्ट नंबर 2। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को जानकारी होगी कि मैंने आपको एमओपी के बारे में बताया था। एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने और देश की पार्लियामेंट ने, देश की संसद ने बनाया है। ये क्यों बनाया है? जिससे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कर सकें। जजेस की नियुक्ति के लिए इस प्रकार के डॉक्यूमेंट, इस प्रकार की प्रक्रिया को बनाया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में बातें की गई है। एमओपी को फरवरी 2018 में स्वीकार किया गया था। सरकार के द्वारा फरवरी 2018 में इसे जजों की नियुक्ति के संदर्भ में स्वीकार किया गया था। इसमें अगर हम महत्वपूर्ण बात को करें, सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस के विषय में अगर हम इसकी नियुक्ति के संदर्भ में बात करें कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संदर्भ में जो पहल करेगा, पहल कौन करेगा? इसमें पहल करेगा विधि मंत्रालय। विधि मंत्रालय इसकी पहल करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन जाएगा। इसके लिए पहल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक तरीके का पत्र भेजेगा कि आपका जो भविष्य में उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा। सीजेआई, जो वर्तमान सीजेआई है, उसकी सिफारिश, उस व्यक्ति के नाम की सिफारिश विधि मंत्रालय से करेंगे दोबारा, क्योंकि विधि मंत्रालय वर्तमान सीजेआई से जानकारी ले रहा है कि आपके उत्तराधिकारी के रूप में हम निम्न व्यक्तियों के नाम पर विचार विमर्श कर रहे हैं, आप इस संदर्भ में क्या कहते हैं। तो सीजेआई इसकी सिफारिश वापस किसको करेगा? विधि मंत्रालय को करेगा और विधि मंत्रालय सीजेआई की गई सिफारिशों को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस नाम को राष्ट्रपति जी को प्रेषित करते हैं। राष्ट्रपति जी से बताया जाएगा कि आप निम्न या उक्त नाम पर विचार विमर्श करके और इस संबंधित व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दीजिए। तो ये एक पहलू है, एक तरीका है जिसमें सीजेआई की नियुक्ति की जाती है। तो पहल कौन करेगा? विधि मंत्रालय करेगा। हम लोग बात कर रहे थे सीजेआई की। अगर हम लोग इससे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो अगला पॉइंट में हम लोग अधिकांश अन्य जजों की बात भी करते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट में अन्य जज की नियुक्ति यदि की जा रही है तो उसका एमओपी के अकॉर्डिंग क्या तरीका है। अगर हम बात करें इसकी पहल की, तो इसकी पहल कौन करेगा? इसकी पहल करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस नाम को विधि मंत्रालय को बताएंगे कि ये संबंधित नाम हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में हम अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। विधि मंत्रालय उनके नाम की,
उनके रिकॉर्ड की जांच करेगा और जांच करके उनके नाम को देश के प्रधानमंत्री को प्रेषित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री उस नाम को राष्ट्रपति जी को प्रेषित करते हैं। तो एक प्रोसीजर है जिसे फॉलो करके अन्य जजों की नियुक्ति की जाती है। ये एमओपी है जो फरवरी 2018 से लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। तो जब राष्ट्रपति जी, मैं बात कर रहा था कि जजों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जी एक डॉक्यूमेंट जारी करते हैं कि संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनेगा या आज से हम इसे नियुक्त करते हैं। नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति जी की तरफ से एक लेटर जारी होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वारंट कहते हैं। अर्थात न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में एक वारंट जारी किया जाता है और ये वारंट किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया, वो राष्ट्रपति जी के द्वारा जारी किया जाता है। यदि हम लोग न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बात करें तो अधिकांश हम लोग शपथ की बात करते हैं कि न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं। तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। अगर हम लोग व्यवहार की बात करें तो प्रैक्टिकली राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त जो सीजेआई है वो सीजेआई ही शपथ दिलाने का काम करते हैं जो अन्य जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, शपथ किस चीज़ की लेते हैं? भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य जज होते हैं वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें। और इनके संदर्भ में जो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। बात करते हैं आगे, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हम लोग यहाँ पर पहले प्रॉपर एक हेडिंग डाल लेते हैं, वेतन भत्ता और पेंशन की बात करते हैं थोड़ी। हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। तो इसके वेतन भत्ते और पेंशन के संदर्भ में अगर हम न्यायाधीशों की इन तीनों चीज़ों की बात करें तो इन तीनों चीज़ों का जो निर्णय है वो भारतीय संसद करती है। अर्थात भारतीय संसद के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। संसद के द्वारा वेतन भत्ता और पेंशन जारी की जाती है या उस पर निर्णय लिया जाता है। संसद इसमें क्या निर्णय ले सकती है कि यदि कोई जज अपने पद पर है तो पद पर रहते हुए जज के वेतन में कमी नहीं की जा सकती। कमी नहीं की जा सकती, सैलरी बढ़ सकती है परंतु घट नहीं सकती। इसको हम लोग कह सकते हैं कि पद पर रहते हुए जज के वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनकी सैलरी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। अच्छा, अपवाद स्वरूप यदि देश में हम लोग बात करते हैं, यदि देश में आपातकाल, और आपातकाल भी कौन सा? वित्तीय आपातकाल अगर लग जाता है, देश में यदि वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो जजों के वेतन में कमी की जा सकती है, ये लिखा हुआ है। जजों को जो वेतन दिया जाता है ये कहाँ से दिया जाता है, ये बात भी कर लेते हैं। तो जजों को जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि रिजर्व फंड से दिया जाता है। और इनका जो वेतन होता है वो एक प्रकार का भारित होता है। इसे हम लोग कहते हैं भारित वेतन होता है जजों का। ख्याल रखेंगे ये भारित वेतन क्या होता है। भारित वेतन के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक ऐसा खर्चा या एक ऐसा व्यय एक्सपेंसेस या खर्चा जिस पर संसद विचार विमर्श कर सकती है, जिस व्यय पर संसद विचार विमर्श कर सकती है। अभी मैंने बताया कि उनके वेतन भत्ते
और पेंशन से संबंधित जो भी निर्णय है वो संसद करेगी। तो इस प्रकार के वेतन को हम लोग क्या बोलते हैं? भारित वेतन बोलते हैं। अच्छा, इस चीज़ पर विचार विमर्श किया जा सकता है संसद के अंदर भी, परंतु इस वेतन से संबंधित बातों पर किसी प्रकार का कोई मतदान नहीं होगा संसद के अंदर कि मत के द्वारा इस चीज़ का निर्णय निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है जजों का कार्यकाल। जजों का कार्यकाल, इनका टेन्योर, इनकी जो समय सीमा है, ये अपने पद पर कब रहते हैं। कार्यकाल इनका वैसे तो निश्चित नहीं होता है कि भाई ये 5 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, परंतु फिर भी ये अपने पद पर अधिकतम 65 वर्ष, जब तक इनकी आयु 65 वर्ष, तो ये 65 वर्ष पर रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। हिंदी में अगर हम बोलें तो अपने पद से जो है ये हट जाते हैं। अच्छा, यहाँ इनके कार्यकाल के बाद है कि ये जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद ये जज भारत सरकार या राज्य सरकार कहीं पर भी किसी लाभ के पद पर नहीं जा सकते, ये कन्फर्म है। रिटायर होने के बाद ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं जा सकते। और ये भी बताया जाता है कि रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो किसी अन्य कोर्ट में एडवोकेट का काम भी नहीं करेंगे, एडवोकेट का कार्य भी नहीं कर सकते, ये उसमें लिखा हुआ है। तो ये कार्यकाल के विषय में कुछ बातें बताई हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट को आगे लेकर। मैं इससे संबंधित बहुत ही छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी बताना पड़ रहा है। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 किसके संदर्भ में बात करता है? अनुच्छेद 126 बात करता है कार्यवाहक CJI के बारे में। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अपने पद पर मौजूद नहीं है, उनकी सीट यदि खाली हो गई है, तो उनके स्थान पर कोई कार्यवाहक जज, कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। और ऐसा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ जज होते हैं, उन्हें जो है कुछ समय के लिए कार्यवाहक CJI नियुक्त कर दिया जाता है। और ये कार्यवाहक जो जज हैं, इन्हें भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये उस पद पर तब तक रहते हैं जब तक भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता, तब तक ये अपने पद पर बरकरार रहेंगे। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के विषय में बात की गई है। बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है, एक बहुत ही अच्छी हेडिंग आती है, तदर्थ। तदर्थ जिसे हम लोग एडहॉक कहते हैं, एडहॉक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको देख लेंगे। और इसके विषय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें की गई हैं कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक कोरम होता है जिसे हम लोग गणपूर्ति कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि यदि कोरम या गणपूर्ति या उनकी जो संख्या है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो देश के जो CJI हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति जी से परामर्श करेंगे। और परामर्श करने के बाद देश में स्थित किसी भी हाई कोर्ट के जज को, किसी भी हाई कोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हो, इस बात का ध्यान रखें,
ये जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देश के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी से परामर्श करेंगे और देश में स्थित किसी भी हाई कोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य है, उन्हें एडहॉक जज नियुक्त करते हैं। एडहॉक जज, जिससे उनकी गणपूर्ति, जिससे उनकी संख्या पूरी हो जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अनुच्छेद 127 कहता है। परंतु अगर अनुच्छेद, यदि इसी संदर्भ में एक अनुच्छेद 28 है कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है जो इस समय रिटायर हो गया है, उन्हें भी पुनः नियुक्त कर सकते हैं। किस स्थान पर? एडहॉक बेसिस पर, जिससे उनकी कोरम या उनकी गणपूर्ति पूरी हो जाए। इस संदर्भ में भी देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति जी से परामर्श करेंगे। इन्हें जो है पूरी पावर होगी कि ये किस किस व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अब अपने अगले पॉइंट की तरफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इसका जो आंसर है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को एक प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति जी के लिए उपयोग में भी लाई जाती है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। परंतु इसका जिक्र संविधान में नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे कि कैसे हटा सकते हैं। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दिया गया है। 124(4) में दिया गया है। इसके दो आधार हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम लोग क्यों हटा रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो हम सबसे पहले दो आधार की बात करते हैं कि किन आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम लोग हटा सकते हैं। तो दो आधार हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है साबित कदाचार, है और एक है अक्षमता कह सकते हैं, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में इनकैपेसिटी, कि वो अपने पद के लिए सक्षम नहीं है। और साबित कदाचार, उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जो ये साबित करे कि वो अपने पद पर नहीं रह सकते हैं, जिसे हम लोग मिसबिहेवियर कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अगर ये दोनों आधार में से कोई एक आधार लगता है कि ये सत्य घोषित हो रहा है, तो इसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। और अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है, यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो प्रस्ताव लाने वाले 100 लोगों का समर्थन होना चाहिए। 100 लोगों का समर्थन होना चाहिए। जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में यदि ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो 50 लोगों का समर्थन चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए। ये है। आगे बढ़ते हैं। 124(4) में ये दो आधार बताए हैं और थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले अनुच्छेद 124(5) में इस बात को आगे हटाते हैं कि जज को हटाने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी संसद के पास है। अब संसद जज को हटाने के लिए क्या करती है? देश की संसद दो भागों में हम लोग इसे विभाजित करते हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ध्यान देंगे, लोकसभा में टोटल आप लोग जानते ही हैं 545 लोग हैं, राज्यसभा में 245 लोग हैं। यहाँ एक समिति बनाई जाएगी
और उस समिति में 3 लोग होंगे जो इस बात की जांच करेगी कि जिस व्यक्ति को, जिस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा रहा है, उनका जो आचरण है वो कैसा है, वो साबित कदाचार है या उनके अंदर क्षमता नहीं है। तो इसमें कौन कौन होंगे? इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, इसमें हाई कोर्ट के सीजे होंगे, किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरे नंबर पर इसमें जो व्यक्ति होंगे वो विधि के जानकार होंगे। भैया जी, ये 3 सदस्य समिति होगी। ये 3 सदस्य समिति उस प्रस्ताव की जांच करेगी जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव की बात करें तो यहाँ हम लोग अध्यक्ष को इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव की जांच अध्यक्ष करेगा। और इसमें कम से कम कितने लोग, मैंने ऊपर बताया है कि लोकसभा में कम से कम 100 लोग आने चाहिए जो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। राज्यसभा में अगर हम न्यूनतम की बात करें कि राज्यसभा में कितने लोग प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो वो बात करते हैं हम लोग 50 लोगों की। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो उसकी जांच कौन करेगा? राज्यसभा के अध्यक्ष करेंगे, अर्थात सभापति करेंगे। अगर लोकसभा में आया है तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और 3 सदस्य जो समिति है वो भी इस बात की जांच करेगी कि जो प्रस्ताव लाया गया है वो ठीक है या गलत है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, इसी से संबंधित है। लगभग जिस जज के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा रहा है उस जज को लगभग 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। जिस जज के खिलाफ किसी भी हाउस में कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस जज को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा कुछ सदस्य नॉमिनेट होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। तो जो नॉमिनेट सदस्य हैं वो भी इस प्रस्ताव में हिस्सा ले सकते हैं। प्रस्ताव कौन सा? जज को हटाने वाला। अच्छा, कुल सदस्य जो हैं किसी भी हाउस में, कुल सदस्य संख्या का बहुमत पास होना चाहिए, तब उस जज को आप हटा सकते हैं। और कितना? उपस्थित और मतदान करने वाले लगभग 2/3 बहुमत होने चाहिए। इसमें जो भी अधिक हो, इसमें हम लोग उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत सदस्य होने चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी भी हाउस में कोई प्रस्ताव लाया गया है और उस हाउस से वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो सेम सत्र में, क्योंकि संसद के सत्र चलते हैं, सेम सेशन चलते हैं, उसी सेशन में वो दूसरे हाउस में भी प्रस्ताव पास होना चाहिए। ये कंपलसरी है, थोड़ा ध्यान देंगे। अभी तक अगर हम किसी न्यायाधीश की बात करें तो किसी भी न्यायाधीश के प्रति इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, अर्थात अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, यदि आप उसका आंसर भली भांति दें तो मैं उम्मीद करना चाहूँगा और आपसे आशा करना चाहूँगा कि आप उस संबंध में हमें ज़रूर बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज पर क्या FIR हो सकती है, या पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या सज़ा हो सकती है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा ये सवाल है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या कोई भी टॉपिक जो आप लोगों के साथ साझा किया गया है, उनसे संबंधित यदि कोई भी संशय, कोई भी डाउट आपके अंदर हो
तो आप उस संबंध में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूं। धन्यवाद।